शुरुआत में ही निरस्त नहीं किया जा सकता। ये गणतंत्र के विरुद्ध है, उनके सिद्धांतों के विरुद्ध है। क्या कहेंगे, क्या इलेक्शन कमीशन ने जिस तरीके से नामांकन रद्द किया? ये देखिए, जब ये बीजेपी जो अपने विधायक खरीद नहीं पाती, उसके बाद ये इस तरीके की कार्रवाइयाँ शुरू हो जाती है। उनके खिलाफ ना तो कोई चार्जशीट है, ना कोई गिरफ्तारी है, ना कभी कोई है कि कोई बेल पे उनको रिहा किया गया हो। उनको तो एक नोटिस आया कि क्यों ना आपके खिलाफ कोग्निजेंस लिया जाए। तो सिर्फ नोटिस के आधार पर क्या एक क्रिमिनल उनका बैकग्राउंड बना दिया? नहीं बना सकते, नहीं बना सकते, क्योंकि उनके खिलाफ कोई चार्जशीट दाखिल नहीं है। विपक्ष के पास क्या रास्ता बच जाता है? अभी आगे भी राज्यों में इलेक्शन चुनाव कमीशन है। से न्याय नहीं मिला तो इस लड़ाई को लड़ा जाएगा, सड़कों पे लड़ेंगे, देश के कोने कोने में लेके जाएंगे। इससे कोई न्याय की उम्मीद हो नहीं सकती है। जो कानूनी प्रक्रिया को ये पूरी की पूरी तरीके से धकेल कर, कुचल कर और बीजेपी के प्रशासन को सिर्फ खुश करने के लिए काम होता है। कोई भी राज्यसभा का नामांकित व्यक्ति शुरुआत में ही निरस्त नहीं किया जा सकता। ये गणतंत्र के विरुद्ध है, उनके सिद्धांतों के विरुद्ध है, नॉन लेवल प्लेइंग फील्ड बनाता है। और उस तरीके से देखा जाए तो मूल ढांचे को संविधान के उसको विकृत करता है। आप पहले ही किसी को रेस से हटा देते हैं जिससे कोई चुनाव ही ना हो। उन्होंने ये बातें सुनी, हमने और भी कई दलीलें रखे और उसमें हमने अंत में ये कहा कि आपके पास ये पूरा अधिकार क्षेत्र है, यानी चुनाव आयोग के पास ये कहने की आवश्यकता नहीं है कि आप जाइए कोर्ट कचहरी या आप रुकिए 3, 4, 5 साल तक दूसरा गलत व्यक्ति चुनावित हो जाए, ये पहली बार हट जाए, 3 साल 4 साल बाद आप आइए चुनाव याचिका में जाके। आपके पास यानी चुनाव आयोग के पास ये पूर्ण रूपेण अधिकार क्षेत्र है कि आप आरओ जो आपका एक एक्सटेंशन है उसके निर्णय को रिवर्स कर दें। आज विड्रॉल की तारीख है, आप बिल्कुल विड्रॉ कर सकते हैं उस ऑर्डर को, उसको निरस्त कर सकते हैं। आपने हरियाणा में जब 2 व्यक्तियों को गलत रूप से रिजेक्ट किया गया था या करा जा रहा था तो आपने हस्तक्षेप करके उसको सही किया था। आपने गुजरात में जो बैलेट कास्ट हो गए थे उनको भी फिर ठीक करने का प्रयत्न किया है। इसलिए बिल्कुल आप किसी रूप से अधिकार क्षेत्र के बिना हो या हेल्पलेस हो, ये गलत बात है। मैं संक्षेप में इंग्लिश सर आयोग ने क्या कहा? इंग्लिश फ्रेंड्स, लेट मी जस्ट समराइज व्हाट आई हैव सेड इन इंग्लिश. As Mr. Venugopal has said, this delegation of all these people standing here with us, we had a detailed representation to the Election Commission. We have told him, we have told them and we have demonstrated according to us, beyond doubt and beyond any matter of controversy, that the RO has passed a perverse order. A order akin to writing 2 + 2 is equal to 7, not 5. Why do I say so? Election Commission's own law, the Representation of People's Act, has a section 33A which says that you have to disclose. This is a requirement of only disclosure. But first, you have to disclose only those cases which have a punishment of more than 2 years. But above all, only those cases where charges have been framed. The process of framing charges is a judicial process. A judge frames charges. Now, as a kindergarten or first year law student knows, the first step is a private complaint. That private complaint may be baseless, may have no legs to stand on. So the second stage is the taking of cognizance by the magistrate, a judicial element, an independent element. He may or may not take cognizance. There is an amendment to the law which says that before Mr. Judge you take cognizance, you must issue notice to the potential accused. Ms. Natarajan only received a notice to come to the court and tell the court why cognizance should not be taken. That means the notice she received was before any cognizance was taken. Number 3, any kindergarten and first year law student knows that without cognizance, no criminal case exists in the eyes of law. There is no criminal case merely if I allege something against somebody else without a cognizance taken. Number 4 is more absurd. You have rejected Ms. Natarajan's nomination on the non-existence of even cognizance, which means there is no criminal case which she could have disclosed. But you have done it at the first stage, whereas the section which I have just read to you, 33A, says that after cognizance, if it is taken, then there will be investigation.
after investigation there will be charge sheet. That is not enough. The section says after charge sheet the judge must frame charges. Had the judge reached the stage of framing charges, she would be obliged to disclose. It is a bizarre thing that the RO has rejected it, saying that there is cognizance. The word used is sangyan in the RO's order. Sangyan means cognizance. There is no cognizance taken. Ultimately, also we pointed out to the Election Commission that they are having a huge reservoir of power under Article 324. It's a constitutional power. It is uncircumscribed power. It is inherent power. It is power to do justice and power to right wrongs. If a RO improperly throws out a nomination paper on the ground that the color of his hair is black or that he is resident of some other state, nobody has to wait to go to court. Nobody has to file an election petition and waste 3, 4, 5, 6 years. The main body which has 324 is sitting here, and that reservoir of powers to do corrective justice must be exercised by them immediately. That is what we have asked. This has been done by them in a Haryana precedent where the RO was wrongly rejecting 2 nominations. This has been done earlier by them in a Gujarat precedent. We have given all those notes and papers to them. We hope and trust that the EC will realize that this creates a very bad, distorted, non-level playing field. A non-level playing field strikes at the heart of democracy. A violation of that strikes further at the heart of the basic structure of the Constitution. And they should, therefore, we have requested them for an immediate decision. We have come on the day of withdrawal. There is sufficient time. This is a completely egregious, blatant, patently unlawful, without law order. And it should be set aside immediately is our request. सकते हैं इन्हीं के नामांकन को लेकर के पूरा विवाद हुआ है, जिसके बाद से तमाम कांग्रेस के जितने भी एमपीज़ हैं वो यहाँ पर राज्यसभा के पहुँचे हैं और लगातार इनकी लड़ाई है। सर, क्या कुछ आप लोगों की बात हुई इलेक्शन कमीशन के साथ? सिंघवी साहब ने बताया। वैसे सर आप अगर बता पाए अभी आप लोग आगे क्या एक्शन लेने वाले हैं? वो भी सिंघवी साहब ने बताया। तो देखिए ये सर से बात करने की कोशिश की, नहीं जवाब दे रहे हैं क्योंकि जितना भी यहाँ पर एड्रेस करना था मीडिया को वो सिंघवी सर की तरफ से हो गया है। और अब ये देखिए पूरा ऐसा पहली बार नहीं है कि इस तरीके से इलेक्शन कमीशन का घेराव किया होगा। क्या कहेंगे, क्या इलेक्शन कमीशन ने जिस तरीके से नामांकन रद्द किया? ये देखिए, जब ये बीजेपी जो अपने विधायक खरीद नहीं पाती उसके बाद ये इस तरीके की कार्रवाइयाँ शुरू हो जाती है। तो ये उनका वही कार्रवाई है जिस तरीके से इन्होंने हरियाणा में किया था। और हरियाणा में करने के बाद इन्होंने जो मिस्टर अग्रवाल थे, अब उनका जो है देखो वो किस स्कैंडल में फंसे हुए हैं कि गवर्नमेंट फंड को उन्होंने प्राइवेट फंड में ट्रांसफ़र किया और आज उनको पास आती हूँ। यहाँ पर गौतम जी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, कैसे देख रहे हैं आप लोग? रात भर से यहाँ पर मौजूद थे, इलेक्शन कमीशन के रवैये को कैसे देख रहे हैं? मैं समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन जिसको फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट चुनाव कराने की जिम्मेदारी भारत के संविधान ने में कुछ भी कंसील नहीं हुआ, उनके खिलाफ कोई FIR नहीं है, ठीक है। जो रिक्वायरमेंट होती है इलेक्शन कमीशन की, जब आप नॉमिनेशन फाइल करते हैं, एफिडेविट साथ में लगाते हैं, उसमें डिस्क्लोज़ करना होता है कि आपके ख़िलाफ़ कोई ट्रायल चल रहा है, कोई चार्जशीट दाखिल है, वो डिस्क्लोज़ करना होता है। लेकिन उनके ख़िलाफ़ ना तो कोई चार्जशीट है, ना कोई गिरफ्तारी है, ना कभी कोई है कि कोई बेल पे उनको रिहा किया गया हो। उनको तो एक नोटिस आया कि क्यों ना आपके खिलाफ़ कॉग्निजेंस लिया जाए। कॉग्निजेंस लिया नहीं है, कोई केस वकील है जी, आप वकील मैं एक वकील होने के नाते बता रहा हूँ, कोई केस उन पर पेंडिंग नहीं है। तो सिर्फ नोटिस के आधार पर क्या एक क्रिमिनल उनका बैकग्राउंड बना दिया? नहीं बना सकते, नहीं बना सकते, क्योंकि उनके खिलाफ कोई चार्जशीट दाखिल नहीं है। बीजेपी कह रही है न्याय की जीत हुई है और कांग्रेस इसी तरीके से झूठ छिपाती आई है और झूठ के सहारे इस तरीके से। बीजेपी का तो पूरा किला ही झूठ के ऊपर आधारित है, फरेब के ऊपर आधारित है। न्याय की उम्मीद बीजेपी से करना बिल्कुल गलत है और इलेक्शन कमीशन तो पूरी तरीके से टूल बन गया है। अभी आपने देखा होगा राज्यसभा के चुनाव में यहाँ हरियाणा के अंदर करमबीर बौद्ध जी की कई सारी वैलिड वोट को इनवैलिड कर दिया था और वो अधिकारी जो रिटर्निंग ऑफिसर थे पंकज अग्रवाल, वो अग्रवाल जी अब हरियाणा सरकार के फंड को उन्होंने प्राइवेट खातों में ट्रांसफ़र करके चोरी की और जो उनके खिलाफ अब जांच शुरू भाग रहे हैं। तो ऐसे लोगों से उम्मीद क्या करें? अब तो ऐसा लगता है जैसे हर अधिकारी
किसी न किसी दबाव में बीजेपी को खुश करने के लिए और बीजेपी के लिए काम कर रहा है, वरना इसमें कोई ऐसा इलीगलिटी नहीं थी, कोई ऐसा नहीं था तथ्य जो डिस्क्लोज करना जरूरी था और वो छुपाया हो। इसलिए कोई ऐसा ग्राउंड ही नहीं बनता जिसकी वजह से उनके कैंडिडेट को रिजेक्ट किया जाए। साजिश की गई है ताकि निर्विरोध वहाँ तो निश्चित है वो बीजेपी के लिए काम कर रहा है, इलेक्शन कमीशन उसके अधिकारी। और मुझे लगता है कि हमने संवैधानिक तरीके से आज इलेक्शन कमीशन से हमारे वरिष्ठ नेताओं ने बात की है और हमें, हालांकि मैं व्यक्तिगत तौर पे कहूँ तो मुझे इलेक्शन कमीशन से कोई न्याय की उम्मीद नहीं है, क्योंकि जो पहले से ही प्रीजुडिस है, पहले से ही बीजेपी के लिए काम कर रहा है। आपने देखा होगा केरल के अंदर जब वो मुद्दा जनता की नज़र में आया तो उसी वक्त इलेक्शन कमीशन कहता है गलती से हो गया, तो गलती से कैसे हो सकता है? सर इसी तो बार-बार हो कैसे सकता है? इलेक्शन कमीशन के ऑर्डर में बीजेपी की स्टैंप कैसे लग सकती है? ये गलती से नहीं हो सकता। ये तो इसका मतलब है कि इलेक्शन कमीशन बीजेपी के लिए काम कर रहा है। ईसी के दफ्तर में बार-बार टीएमसी भी आ रहे हैं, उनके देखिए किस तरीके से जो सांसद है वो पूरे फूट पे पड़े हैं। वो लोग भी कह रहे हैं कि बीजेपी का पूरा काम केवल चोरी का है। विधायक खरीदो, सांसद खरीदो, एक लीगल तरीके से चुनी सरकार को गिराओ, ठीक है, सारी जांच एजेंसियों को पीछे लगा के विपक्ष को कुचलो, उन्हें डराओ। तो इनका तो पूरा शासन डर के आधार पर है और ये किला भरभरा के गिरने वाला है, क्योंकि अंदर से बीजेपी के नेता भी परेशान हैं। वहाँ 2 लोगों की चलती है, बाकी लोग चाहे कैबिनेट मिनिस्टर हो उसकी भी कोई वैल्यू नहीं है वहाँ। तो विपक्ष के पास क्या रास्ता बच जाता है? अभी आगे भी राज्यों में इलेक्शन कमीशन से न्याय नहीं मिला तो इस लड़ाई को लड़ा जाएगा, सड़कों पे लड़ेंगे, देश के कोने कोने में लेके जाएंगे। चलिए देखिए यहाँ पर गौतम जी है जो कांग्रेस के नेता है, वो आ रहे हैं। आपको क्या लगता है, न्याय की उम्मीद है इसी से? देखिए, इनसे कोई न्याय की उम्मीद हो नहीं सकती है। जो कानूनी प्रक्रिया को ये पूरी की पूरी तरीके से धकेल कर, कुचल कर और बीजेपी के प्रशासन को सिर्फ खुश करने के लिए काम होता है, उस व्यवस्था से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? हमें इनसे कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन हम अपने न्यायिक अधिकार नहीं छोड़ेंगे। अगर सड़क पे लड़ना पड़ा हम सड़क पे लड़ेंगे। अभी हमें अगर लीगल जाना पड़ा तो हम लीगल में भी जाएंगे और उस तरीके की कार्रवाई को रखेंगे। लेकिन ये स्पष्ट है, हमारे सारे सीनियर नेताओं ने बोल दिया है कि भाई इनसे कोई उम्मीद आप कम ही रखिए और आप अपने संघर्ष के लिए आप आगे के लिए तैयार। नामांकन बहाल होगा या निर्विरोध बीजेपी वहाँ जीत जाएगी? देखिए, नामांकन बहाल तो होना ही चाहिए। अभी तक उन्होंने लेकिन इस तरीके का कोई आश्वासन दिया नहीं। आश्वासन नहीं दिया। लगता है कुछ इसी से कुछ न्याय मिलेगा किसी को भी? तो देखिए तमाम लोग यहाँ पर पहुँचे थे। कांग्रेस के बड़े बड़े राज्यसभा के एमपी यहाँ पर आपने देखा होगा, सुरजेवाला थे वहाँ पर, वहीं पे जयराम रमेश जी भी थे और मनु सिंघवी जी लगातार उन्होंने एड्रेस किया पीसी को कि किस तरीके से उनकी मीटिंग रही। देखिए रात भर ये पूरा हंगामा होता है और इसकी शुरुआत होती है जो मीनाक्षी नटराजन है, जिनकी उम्मीदवारी कांग्रेस ने जो है मध्य प्रदेश से की है, उनका नामांकन होता है और उस नामांकन को इसी रद्द कर देता है, ये बोलते हुए कि उनका जो है पीछे एक क्रिमिनल बैकग्राउंड सामने आया। हालांकि साफ तौर पर आपने गौतम जी को सुना, वो बता रहे हैं और जो चीज़ें सामने आ रही है उसमें साफ चीज़ देखी जा रही है कि एक समन उनको किया गया था जिसके बारे में उन्होंने कोई इन्फॉर्मेशन अपने नामांकन में नहीं दी।